So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल में एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। काफ़ी ज़्यादा और बड़े टॉपिक्स आते हैं, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। मॉर्निंग में आई वेक अराउंड 4:30 AM, 4:15 4:30 तक, फिर 5 AM सेशन रिकॉर्ड होने के बाद और फिर इसके लिए आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो देखो आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि क्रिमिनल लॉस पे अलग से आने लग जाएगा आर्टिकल, तो ये आज का टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है। देन यू हैव कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट साइंस का है, नेमाटोसिस्ट साइंस का है, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रेवलेंट मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस इकोनॉमी का है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव IR का है, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ एनवायरनमेंट का है, और फिर आपकी मेंस का क्वेश्चन है। तो ये सारे टॉपिक्स, आज का मेंस क्वेश्चन भी आपको लिखने में मज़ा आएगा। यू विल एंजॉय द टॉपिक बेस्ड ऑन विच मेंस क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन GDP ग्रोथ। ये आपको डिस्कस करना, मतलब भारत में जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा GDP ग्रोथ हो, सो GDP ग्रोथ पर ही निर्भर आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो आज के समय में सिर्फ GDP ग्रोथ पर वो निर्भर नहीं करता है। तो इसे बहुत अच्छा आर्गूमेंट आपको चाहिए इसको लिखने के लिए। तो 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। कई सारे इश्यूज़ अगर आप फेस करते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको नंबर भी देता हूँ। इसमें सिर्फ मैसेज करना है, इसमें मतलब कॉल का सुविधा नहीं है, तो आपको सिर्फ इसमें मैसेज करना है, ओनली मैसेज इज़ अलाउड। एंड फिर एक नंबर मैं आपको दूंगा, अगर कोई अर्जेंसी है सो वी कैन डिस्कस। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करें, एग्रीकल्चर ऑप्शनल ज्वाइन कर लें। अभी आलस नहीं करना है, 1 तारीख से सारी क्लासेस आ जाएंगे आप लोगों को। सारी क्लासेस एक साथ है, फिर आप उन क्लासेस को 20 दिन में ख़त्म करो या 1 महीने में ख़त्म करो, आपके ऊपर है। बट सारी क्लासेस जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की हाई स्कोरिंग ऑप्शनल, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता आपके लिए ओपन हो जाता है। मेंटरशिप प्रोग्राम मिस नहीं करना है। अभी जो मैंने आपको कहा है कि आप मुझे मेल करोगे, मेल कैसे करना है, जिन्होंने भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो मुझे मेल करना है, उन्हें सारी डिटेल मुझे इस मेल पे भेजना है, इंक्लूडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की जो आपकी रिसिप्ट है। तो इससे मुझे एक स्पेसिफिक लेवल पे पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कैसे मुझे वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन भी आपको असाइन होगा और इसको मिस नहीं करना। मैं बार बार आप इस बार को हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो, अगर इसका प्राइस देखोगे पर मंथ डिवाइड करोगे, 6 मंथ के लिए है, पर मंथ 300-400 रुपये लगेगा। इतनी वैल्यू तो आप मेरी रख ही सकते हो कि महीने के 300-400 रुपीज़ जो है उसमें, ठीक है। तो इसमें काफ़ी जो एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा, और सारी डिटेल मैंने पहले भी आप लोग को बता रखी है, वो सारा हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। सो लेट्स डिस्कस इंडियाज़ रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉ प्रपोज्ड। अब इस पर काफ़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको कहा था कि इन पर आर्टिकल्स आएंगे, ऐसा एक एक दो पैराग्राफ जो आ रहे हैं उन्हीं पर सिर्फ हमें फोकस नहीं करना है, वो खाली फोकस पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लिख लो क्रिमिनल लॉज जो प्रपोज किए गए हैं पॉलिटी के अंदर, ये टॉपिक नोट कर लेना, सारा कंटेंट जो है मार्क्ड है उसको देख लो। तो ये जो नया क्रिमिनल लॉ है आपका, सो दिस क्रिमिनल लॉ इज गोइंग टू रिप्लेस, इट विल रिप्लेस भारतीय न्याय, मतलब इट विल रिप्लेस लाइक इंडियन पिनल कोड विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय सेकेंड संहिता बिल, और CRPC इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो इससे आपका रिप्लेसमेंट जो है वो होगा। खासतौर से जिनका लॉ ऑप्शनल है उनके लिए तो बड़ा चैलेंज बनेगा, सारी चीज़ों को नए तरीके से फिर आपको अब दोबारा से जो है कवर करना पड़ेगा। आप देखोगे कुछ समय पहले कोई टीचर थे बहुत फ्रस्ट्रेट भी इस चीज़ से हो गए थे, और उनके मन में जो आया उन्होंने बोल दिया, तो वो फिर उसको बहुत पॉलिटिकल एंगल भी दिया गया। बट पॉइंट ये है कि वो टीचर के मन के अंदर भी रहता है ना कि इतना सारा कंटेंट पहले से प्रिपेयर कर रखा है और फिर से सब कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, तो इसमें सेक्शन 113 है, जिसमें जो क्राइम ऑफ टेररिज्म क्या कंसीडर होती है उसकी डेफिनेशन में जो है चेंजेस थोड़े से किए गए हैं। और ख़ास तौर से जो सेक्शन 15 है UAPA एक्ट का, UAPA एक्ट खास तौर से टेररिज्म पर डील भी करता है। सो UAPA एक्ट में जो सेक्शन 15 है ऑफ द UAPA एक्ट का, तो उसका
आप कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को इसमें कंसीडर किया गया है। जैसे मान लो कोई भी ऐसा एक्ट है, एक्टिविटी जिससे भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी को थ्रेटन हो, हमारी जो आर्थिक सिक्योरिटी अफेक्ट हो, हमारी जो सोवेनिटी है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, या कोई टेररिस्ट स्ट्राइक हो किसी लोग पे या किसी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया, या लाइक और एनी फॉरेन कंट्री, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इट फॉल्स अंडर द टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट तो थोड़ी सी डेफिनेशन एक दो पॉइंट्स याद रख लेना है। यूनिटी, भारत की जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवेनिटी को हैम्पर करता है हमारी, या फिर कोई भी टेरर स्ट्राइक करना देश में, देश के बाहर, तो वो टेरर एक्ट हो सकता है। अकॉर्डिंगली इवन जो नॉन वायलेंट स्पीच है उसको भी कैटेगराइज किया गया है टेररिस्ट एक्ट के अंदर, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि जैसे इवन जैसे मान लो प्रोडक्शन है, स्मगलिंग है, या हाई क्वालिटी जो आप कह सकते हैं जो नकली नोटें हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि दैट कैन बी यूज फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। एंड यहाँ पे लाइक पेपर करेंसी, कॉइन या कोई भी ऐसे मटेरियल को अगर सपोज ये जो है अगर करेंसीज का सर्कुलेशन होता है, सो दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एंड इट विल आल्सो बी मतलब इसे भी टेररिस्ट एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। फर्दर इसमें यह भी कहा गया कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी की जाती है और उससे जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज किया जा सकता है। कोई भी टेररिज्म को आप प्रमोट कर रहे हो, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। रिक्रूट कर रहे हो या ट्रेन कर रहे हो ऐसे लोगों को जो कि टेररिस्ट एक्ट में शामिल हैं, तो वो भी दे विल ऑल्सो बी कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ, मतलब उसे भी टेररिस्ट या टेररिज्म के अंदर कंसीडर जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी है कि कोई भी ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी टू डिसाइड इफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट शुड कंटिन्यू अंडर यूएपीए और सेक्शन 113 ऑफ द बिल। तो देखो यहाँ पे यूएपीए ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, मतलब ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट लॉ है यूएपीए इन कंपैरिजन टू सेक्शन 113 ऑफ दिस बिल। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इस जो ये जो है एक्ट है उस एक्ट को यूएपीए के तहत कंसीडर किया जाए या फिर सेक्शन 113 जो है इस बिल का उसके तहत उसको कंसीडर किया जाए, तो वो डिसाइड आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनके द्वारा किया जाएगा। फिर क्रुएलिटी को भी डिफाइन किया गया है, क्रुएलिटी अगेंस्ट अ वुमेन बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव, अगर ऐसा तो उसको भी इसमें डिफाइन किया गया है। कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में भी हाईलाइट किया गया है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि सेक्शन 73 जो है दैट दोज हु प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर, जहाँ पे मान लो कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है रिलेटेड विथ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है और उसको आप बिना कोर्ट के सहमति के या फिर उसी तरीके से उसको प्रिंट मीडिया में या पब्लिश ऐसे किया जा रहा है किसी भी मैटर को, तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, 2 साल की सज़ा जो है हो सकती है। ये ज़रूरी भी देखो ऐसा हो जाता है, लेकिन दोनों लेवल की बातें इसमें आ जाती हैं। जैसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जैसे दिल्ली का जो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक सीरियस ऑफेंस जो है वो हुआ था, निर्भया केस वाला, तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था जिसमें सरकार पे प्रेशर बना और बहुत सारे लेवल पे फिर लास्ट में जो जस्टिस है उस मिल पाया, फिर भी उसमें इतने साल लग गए। तो मीडिया का तो प्रेशर एक कई बार पॉजिटिव भी रहता है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि जो एक केसेस हैं रेप से रिलेटेड या सेक्सुअल ऑफेंस से जो रिलेटेड केसेस हैं उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के जल्द से जल्द जो जजमेंट हैं वो जजमेंट आपके होने चाहिए। तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, या जैसे वुमेन सेल भी आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन कंटेक्स्ट में अलग से होता भी है, तो उसका इस्तेमाल करके तुरंत जो है इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी मतलब जो भी है कंक्लूजन है, जजमेंट है, उसको लेकर आने की ज़रूरत है। फिर इस बिल के अंदर मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम को भी इंक्लूड किया गया है, इसको भी मर्डर के रूप में कंसिडर किया पहली बार। और अगर 5 या उससे ज़्यादा अगर ऐसा करते हैं और किसी को मारते हैं बेस्ड ऑन रेस या कास्ट, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ किसी वजह से, तो उसे मॉब लिंचिंग और उसमें भी सज़ा का प्रावधान इसमें जो है आपका रखा गया है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जैसे गैम्बलिंग है, पब्लिक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को सेल करना या कुछ ऐसे सिमिलर एक्ट है, तो उन्हें पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में कंसीडर जो है वो करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन को बहुत प्रिसाइज किया गया है इस बिल में, अगर देखा जाए तो बहुत ही इसको भी प्रिसाइज किया गया और उसमें भी सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट अगर देखा जाए भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता जो कि सीआरपीसी की जगह ये आपका होगा 2023 की है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी देखो और भी आर्टिकल्स आएंगे, और जब ये बिल एकदम इन पर बातचीत शुरू ही हुई थी तब भी हमने काफ़ी अधिक डिस्कशन इस पर डिटेल में कर रखा था। तो ओरिजिनल जो बिल है उसने कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट दिया था, और कम्युनिटी सर्विस के कंसेप्ट को इसमें रखा गया है सेक्शन 23 ऑफ द रिवाइज्ड बिल। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है कि जैसे कई बार ऐसी जो क्राइम है वो किया जाता है जिसमें सज़ा दी जाती है कि कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जो कि समाज के लिए बेनिफिट होता है ना। कई बार कुछ ऐसे काम सज़ा को काम के रूप में दे दिया जाता है। जैसे एक तो ये होता है कि चलो पैसे बोल दिए कि 1 लाख रुपए फाइन लग गया। अब इसकी जगह जो कम्युनिटी सर्विस भी है कि जो कुछ एरिया है उसमें कुछ कार्य करने को बोला गया कि आपको इसको करना है। तो ऐसे मतलब बहुत बड़े क्राइम में तो ये नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ जो पेटी क्राइम्स हैं वहाँ पे ये एक स्टेप जो है लिया जा सकता है। दूसरा जो पावर है पुलिस का टू यूज़ हैंडकफ, इसको भी एक्सपैंड किया, मतलब इसको हैज़ बीन एक्सपैंडेड बियॉन्ड द टाइम ऑफ अरेस्ट, जहाँ पे कोर्ट मतलब कोर्ट में ले जाके जो क्रिमिनल को लेकर जाया जाता है वहाँ तक, तब भी हाथ में हथकड़ी लगा के रखा जाएगा, ये भी इसमें इंक्लूड किया। कंडक्ट ऑफ द कोर्ट में ऑडियो विजुअल मीन से भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रन किया जा सकता है, इस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। पुलिस कस्टडी को जो है थोड़ा सा इसमें पुलिस कस्टडी वाले प्रोविजन में थोड़ा सा अपोज भी किया गया है, और इसमें सेक्शन 16 और सेक्शन 183 सब क्लॉज 3 जो बिल का है उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जनरली जो कस्टडी है वो 15 दिन के आसपास रहती है, तो इसको फर्दर इंक्रीज़ किया जा सकता है 60 से 90 दिन तक नॉर्मल केस में भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब सपोज करो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड जो कि 60 से 90 दिन का है, तो उस टाइम के दौरान भी पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जा सकता है। फिर भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी मतलब रखा जाएगा, क्योंकि देखो आज के समय में जो क्राइम है उसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत अधिक आपके मिलता है। अगर आप उसको एविडेंस के रूप में रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे तो फिर कोर्ट में किस तरीके से हम प्रूव कर पाएंगे किस प्रकार का क्राइम आपका हुआ है, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत इजीली, जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसके माध्यम से इजीली काफ़ी सारे एविडेंस मिल जाते हैं, जिससे कि जो भी क्रिमिनल है उसको सज़ा दिलाई जा सकती है। बट अगर आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे तो फिर एक चैलेंजिंग टास्क बनता है। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे ऑल्दो एक कुछ प्रोविज़न इसमें ज़रूर से है कि सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63 उसकी भी ज़रूरत आपकी पड़ेगी कि एक सर्टिफिकेट मेंटेन करके रखना। अब कंसर्न देखो, कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न जो इसमें रेस किया गया है वो पुलिस की कस्टडी को लेकर रखा गया है कि जो 15 दिन की है उसको 60 से 90 दिन तक हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अगर 60 से 90 दिन तक है तो पुलिस कस्टडी को उस टाइम पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है, 60 से 90 दिन। तो ये एक कंसर्न इसमें काफ़ी हद तक जो है आपका रेस किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे और www.sauravpandeyupsc.com वेबसाइट, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट का मैंने नाम बताया उसमें आपको मैगजीन मिल जाएगी, उसके बाद उसमें आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा, सारे बढ़िया वेल आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, कोर्सेज के बारे में जानकारी भी जो है वो आपको मिल जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम इज वन ऑफ द फिजिक्स बिगेस्ट क्राइसिस। जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है अगर देखा जाए तो फिजिक्स का बिगेस्ट क्राइसिस के रूप में कंसिडर किया गया। अब इसमें हम जो समझेंगे व्हाट बेसिकली इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, तो ये साइंस वाले उसमें आपको लिख लेना है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको आपको साइंस वाली कैटेगरी में नोट करना है। ठीक है, इसमें मेंस का तो प्रश्न नहीं बनेगा। जैसे अगर आप देखोगे इसको देखो, समझो आप कि ये कहा जाता है कि एक कंसेप्ट है जिसे हम सिंगुलैरिटी शब्द अगर आप देखोगे ना तो कई बार न्यूज़ में आपने पढ़ा भी होगा, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पे कहा गया कि एक पॉइंट था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, फिर उसके बाद धीरे 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 जो है फिर यूनिवर्स आपका बनता गया। अब इस यूनिवर्स में देखो कहीं पे प्लैनेट है, कहीं पे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, लेकिन एक बड़ा स्पेस है जो कि खाली है। अब वो खाली स्पेस को क्या है, स्पेस को हम बोलते हैं मतलब खाली स्पेस है। स्पेस अगर है, जैसे मान लो एक ग्लास पानी है और उस पानी में अगर आप एक रबड़ डाल दो, रबड़ डूब जाएगी नीचे, तो उस पूरे ग्लास में आपको रबड़ दिखेगी बट बाकी पूरा पानी है। या फिर एक बड़ा समुद्र है, समुद्र में फिशेस हैं, तो अगर आप खाली फिशेस देखोगे तो वो समुद्र के एक्सपेंशन को डिफाइन नहीं कर सकता है। मतलब आपको फिशेस दिख रही हैं तो फिशेस एक कंपोनेंट है, बट वो पानी भी तो है बहुत बड़ा। तो आप ये समझो कि यूनिवर्स जो है उसमें प्लैनेट, स्टार्स वो एक समुद्र में फिशेस की तरह हैं, और बाकी जिसे हम खाली स्पेस समझते हैं तो खाली स्पेस का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है,
उसमें जो कंपोनेंट हाईलाइट किया गया है दैट इज द डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो है वो प्रेजेंट है। डार्क इन द सेंस बिकॉज वी कांट सी इट, हम उसको देख नहीं सकते हैं, बट वो कंपोनेंट बहुत मेजर कंपोनेंट है। जैसे समुद्र में मछलियाँ बहुत ही कम होगा, समुद्र बहुत बड़ा होता है, ऐसा यूनिवर्स में ये प्लैनेट, स्टार्स, ये बहुत छोटे कंपोनेंट्स हैं। और ये जो डार्क स्पेस, डार्क एनर्जी जो है वो बहुत है। और इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होता है। जब एक इक्वेशन देखी जाए तो उसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होता है जो कि इसको डिफाइन भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आइंस्टाइन है, उन्होंने कहा था कि नॉट ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस, स्पेस जो है ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको समुद्र का एग्जांपल दिया, अब इसमें वाटर इस फिश का एक एग्जांपल आपका दिया है। बाकी जो खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में आपको जो आप डार्क एनर्जी और मैटर आपका प्रेजेंट है। यूनिवर्स की बात करें तो इट इज़ वाइडर देन बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स एंड ओल्डर देन 10 बिलियन ईयर्स। सो डार्क जो एनर्जी है वो बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। आप सोचो स्पेस कितने बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स तक वो आपका वाइड है और इतना समय तक है। उसके बाद अगर हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या है कि लाइक इट इज़ इन अ पोजीशन टू ग्रेविटी एंड इट्स कंसीडर्ड बाय मैनी फिजिक्स टू बी इक्विवेलेंट टू डार्क एनर्जी। मतलब ये कांस्टेंट एक इक्वेशन है जो प्रपोज किया गया था, उसमें ये कांस्टेंट ऐड ऑन किया जाता है जिसके माध्यम से हम डार्क एनर्जी और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में कुछ जानकारियाँ ले जा सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एंड मतलब कांस्टेंट के बेसिस में ही वो इक्वेशन को आप सामने रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेमाटोसिस्ट एक कंसेप्ट है, नेमाटोसिस्ट। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। अगेन सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कोशिश करें सेशन को रेगुलर देखने की, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, एक रूटीन डेवलप करें जरूर से। देखो कई आप लोग मैसेज करते हो सर स्ट्रेस है, कई बार आप कहते हो सर डिप्रेशन है। देखो कई सारे ऐसे थॉट्स आते हैं, मैंने आपको नंबर भी दे रखा, मुझसे जरूर से डील करो, मैं आपको मुझसे बात करो आप, मैं आपसे कनेक्ट भी करता हूँ। और कई बार मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पाता तो फिर जब भी मैसेज रीड करता हूँ तो उसमें आपको रिप्लाई मिलता है। और जो भी आप नंबर देख रहे हो ना उसमें आपको मैसेज ही करना है, ठीक है, उस पर कॉल नहीं करना है आपको, क्योंकि वो कॉल वाला उसमें नहीं, खाली मैसेज करो। आपके मैसेज जरूर से मैं रीड करता हूँ। अगर आपको कोई भी अर्जेंसी होती है तो उस पर फिर मैं आपको अपना नंबर देता हूँ दूसरा, जिसमें आप फिर मुझे रीच कर सकते हो, या फिर मैं खुद आपको कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे आज के लिए भी 3 से 4 स्लॉट हैं जो कि बात कर सकते हैं मुझसे। कई उनके इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है, और भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो पूरा आप ये मानो कि समय ही आप लोग के लिए ही है, तो और तो कुछ है नहीं है। तो यही मोटिवेशन बना भी रहता है, इसलिए सुबह 4 बजे उठने का मोटिवेशन है। और ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं हो पाती है, लोग बढ़िया मार्केटिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से, हम लोग से इतना अच्छी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, लेकिन ठीक है, प्रयास है। ये है कि प्रयास है, जिससे जितने लोग बेनिफिट हो पाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, नेमाटोसिस्ट का कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखोगे तो कई जो अगर देखा जाए तो जैसे कई ऐसे जीव होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, जब उन पर हमला होता है ना तो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। ऐसे ही एक स्पेशलाइज्ड सेल डेवलप हुआ है जिसका नाम है नेमाटोसिस्ट। जैसे कोरल्स में, हाइड्रास में, जेली फिश में ये आपका डेवलप। तो जैसे ही मान लो कोई इन पर हमला करेगा तो ये नेमाटोसिस्ट का जो है इस्तेमाल आपका करते हैं। तो इसमें आपको जैसे मान लो ये नेमाटोसिस्ट कुछ इस तरीके से होता है, अब इसमें कुछ रिलीज होता है इस प्रकार का, ये रिलीज होगा ऐसा भाले टाइप, और वो जो भी प्रीडेटर है उसको काफ़ी हार्म कर सकता है। तो बस आपको याद रखना, नेमाटोसिस्ट रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये बेसिकली क्या है इसको हम क्या कहते हैं। सो ये बहुत हेल्प करता है स्पेशली इन जीवों को बचाने के लिए। एंड इनमें एक निडोसाइट्स प्रेजेंट्स होते हैं जो निडेरियंस एनिमल्स होते हैं, उनके द्वारा ये काफ़ी इस्तेमाल भी किया जाता है। एंड जब भी पोटेंशियल प्रे आता है तो वो इसको रिलीज़ करते हैं, और इसमें कई प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं तो जो उनका जो जीव है उनका नुकसान कर सकता है उसका वो खात्मा कर देते हैं। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ जॉब क्राइसिस, द मैक्रो इकोनॉमिक रीजन्स। बहुत अच्छा आर्गूमेंट है, और इस आर्गूमेंट में मैंने मेंस का क्वेश्चन भी आपके लिए फ्रेम किया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है, लेकिन कुछ बातें हैं थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सकती हैं। थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट भी लेकर देता हूँ इसमें, जिससे थोड़ा आप समझ भी पाओगे कि क्या बात आखिर जो है कहना ये चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या इनके दिल की बात है ना, दिल की बात की क्या करना चाह रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। इनके दिल की बात हिंदू पेपर रीड करोगे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमने इनकी दिल की बात समझ ली है। अब इनकी दिल की बात डिस्कस करते हैं। देखो
देखो एक चीज़, हम एम्प्लॉयमेंट शब्द की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? आपको रोजगार है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, सपोज करो ये एक फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में आपको काम करना है, ये काम है। तो अगर आपको इस फैक्ट्री में काम करना है तो क्या है, इस फैक्ट्री में जो भी काम है उसमें कुछ स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्किल आपके पास है तो आप काम करोगे। अब ये अगर सपोज करो, अगर मान लो ये कोई प्रोडक्ट 100 केजी प्रोड्यूस करता है और 100 केजी के लिए इसको 10 लोगों की ज़रूरत है, तो 100 केजी ही क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इसकी मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ही है, तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। सपोज करो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है, मार्केट के अंदर डिमांड अगर सपोज करो बढ़ जाए, मार्केट के अंदर अगर डिमांड बढ़ेगी तो 100 का क्या करेगा, ये 10 और ऐड करेगा, 10 और ऐड करेगा। अब एक चीज़ क्या है कि अगर ये ऐसे ऐड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ेगी तो इससे पॉसिबिलिटी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि उस कंपनी फैक्ट्री को रन करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है वो किस तरीके का प्रोडक्ट है, आईटी प्रोडक्ट है तो आईटी लोगों की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन या कुछ उससे रिलेटेड है तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी। तो कहा क्या जाएगा, जितना अधिक डिमांड होगी उतना अधिक आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ये आपका कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं अगर कि आज के सिनारियो में जैसे देखा जाए तो जीडीपी क्या है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या है कि आपके देश के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो मनी वैल्यू है, उनका जो मनी वैल्यू है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो मनी वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपका उनका जो मनी वैल्यू है वो मनी वैल्यू आपका जीडीपी के रूप में हम कंसीडर करते हैं। तो अगर सपोज करो कि मान लो कई सारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री F1, फैक्ट्री F2, फैक्ट्री F3, तो पहले मान लो जीडीपी, आपका एग्जांपल लेते हैं, मान लो जीडीपी हमारी मनी वैल्यू 1000 थी। अब क्या है कि अब जो है इनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 10,000, एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो हम ये सोच रहे हैं, वी थिंक कि अच्छा जीडीपी पहले 1,000 थी, अब 10,000 हो गई, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट को भी 10 गुना बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर ही नहीं। क्योंकि आज के समय में क्या है कि जो स्किल्ड लेबर चाहिए वो स्किल्ड लेबर अगर नहीं है तो फिर क्या है, कंपनीज जा रहे हैं ऑटोमेशन की तरफ। ऑटोमेशन में उनको क्या है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उनका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, मशीन, एआई इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भले आपको नंबर दिखे यार मेरा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट आपका उस रेट से ना बढ़े, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए अब जो है नई प्रकार की स्किल की ज़रूरत है, और कंपनीज का जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो रहा है, जिसमें ऑटोमेशन और ये सब जो है देखने को भी आपको मिल रहा है। तो ये ज़रूरी है कि जब हम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करते हैं और जीडीपी बढ़ाने की बात करते हैं, तो दोनों के लिए हमें सेपरेट सेट ऑफ पॉलिसी लानी पड़ेगी, और वो चाहे एजुकेशन के कंटेक्स्ट में हो, स्किल इन्हांसमेंट के कंटेक्स्ट में हो, बहुत सारे लेवल पे जो है वो हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यही कुछ बातें इन्होंने इस बारे में बताई है। जैसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक वेज एम्प्लॉयमेंट है कि कुछ काम करते हो, मान लो दिन की दिहाड़ी मिल रही है आपको। फिर दूसरा लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जिसमें इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है या वेज वर्कर्स भी आपके काम करते हैं। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड एक बड़ा इशू रहता है। डिस्गाइज्ड का मतलब है कि किसी काम को 10 लोग कर सकते हो, उसमें आप लोग 100 लोग बिठा रखे हो, तो वो डिस्गाइज्ड ही हो गया ना। मतलब जो काम आप 10 लोग के द्वारा किया जा सकता है वो 100 लोग कर रहे हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो लेबर डिमांड है फॉर्मल सेक्टर्स की अंदर, दैट इज ऑल्सो राइजिंग व्हेन डिमांड फॉर आउटपुट राइसेस। सो अंडर द एनी गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेबर डिमांड जो है फॉर्मल सेक्टर के अंदर वो अगर राइज, मतलब जैसे ही मतलब लेबर डिमांड बढ़ेगी, जब अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब कि आउटपुट राइज हो रहा है। पहले आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 10 का 100 कर रहे हो, तो इसका मतलब तो 10 गुना अगर आप प्रोड्यूस करो तो लेबर का डिमांड भी आपका बढ़ेगा। और जो लेबर का डिमांड डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। अब इस चीज़ को समझो,
किसी काम को जिसको हम सोच रहे हैं कि यार ये लेबर कर सकता है, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई स्किल्ड लेबर कर सकता है। तो आधा काम टेक्नोलॉजी कर रहा है, आधा काम लेबर कर रहा है। तो भले आपका आउटपुट बढ़े, बट जरूरी नहीं है उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सो प्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेम आउटपुट, मतलब लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेम आउटपुट को जनरेट किया जा सकता है विदाउट इंक्रीजिंग डिमांड इन लेबर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके लिए वो काम करके दे सकती है। सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट, फर्म्स बिकम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट पर वर्कर्स। ये जरूरी है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेंगे, क्योंकि उनको कोई छुट्टी नहीं देनी है आपको, कोई ऐसा घंटा फिक्स नहीं है कि जिससे वो तो लगाए रहो, काम करते रहेंगे। स्पेसिफिक अगर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अगर है, तो यहाँ पे अगर हम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ को इन्हांस करना चाह रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये इसके लिए हमें एक डिफरेंट सेपरेट सेट ऑफ पॉलिसी चाहिए होगी। एम्प्लॉयमेंट अलग तरीके से और जीडीपी ग्रोथ जो है उसको अलग तरीके से। हम ये ना सोचें कि हमारी सारी पॉलिसी जो है वो जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करेगी और उससे जो है हम एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा लेंगे। हमको सेपरेट सेट ऑफ पॉलिसी की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। सो वहाँ पर हमें डिमांड साइड, सप्लाई साइड कंपोनेंट दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कैसे, मतलब जैसे डिमांड मेंटेन करने पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्किल वर्कफोर्स नहीं दिया तो कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज देखेंगी कि हमारे लेबर की डिमांड तो मीट हो नहीं रही, हमें स्किल मिल नहीं रहा है, तो ऑटोमेट कर लेते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। और दूसरा क्या है कि डायरेक्ट जो नीडेड जॉब है उसको क्रिएट करना, उसके प्रति जो स्किल है डेवलप करना, इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे भी इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिसमें कई प्रकार के, जैसे हमें जो एक्सपेंडिचर है वो हमें करने पड़ेंगे। हमारी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको रीओरिएंट करना नए फ्रेमवर्क की तरफ जब हम जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना, मतलब जो कंप्लायंस हो बढ़ाना। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो टैक्स कलेक्शन भी हमें बढ़ना चाहिए, इस पर भी देखना चाहिए। तो ये भी है। एंड फिर हम डिफरेंट जो सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं, हमें फोकस फिर कैसे हम एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, उस पर भी फिर हमें वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं द इवॉल्विंग रोल ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये एक टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का है, और मैंने कहा कि बहुत सारे टॉपिक्स आज आए हैं और ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए। और 4 घंटे का सेशन नहीं होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। मैं 4 घंटे में आपको कराऊँ तो फिर कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर से करें कि आप कब सेशन अटेंड करते हैं। लाइक करने में कंजूसी तो क्यों करते हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है। मतलब बटन ही तो दबानी है, उसमें क्या ही आपका जाता है, ठीक है। तो उसको ज़रूर से करें, लाइक बटन प्रेस करें, 5 AM सीरीज गो थ्रू जरूर से हो, ठीक है। लेट्स सी द इवॉल्विंग रोल ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब इसमें देखो जो भी आर्गुमेंट इस आर्टिकल के अंदर है, पहले टॉपिक का नाम लिख लो, रिसेंट मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की अगर हम बात करते हैं तो ये इस 2011 के अंदर ये आपकी आई थी। इसके मेंबर कंट्रीज याद कर लो, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस, ऑब्जर्वर बांग्लादेश और सेचिलीज, ठीक है। तो सारे के सारे देश कहाँ पे हैं, इंडियन ओशन रीजन के अंदर लोकेटेड है। तो ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बन गया। 2011 में आप स्टार्टिंग में इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे, ठीक है। बाद में फिर आपका मॉरिशस और ये सब भी ऐड हो गए, फिर ऑब्जर्वर हो गए, फिर बाद में ये लोग भी मेंबर जो है वो बन जाएंगे। अब इस so these are we can say these are the members of कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। ये मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सेचिलीज। एंड ये 2011 के अंदर आपका दिस बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग इनिशियली फॉर्म किया गया था, और इसमें इनिशियली आपका इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे। अब देखो इस मैप के माध्यम से और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझना है कि अभी जो लड़ाई चल रही क्या है कि इस रीजन से लेके ये जो रीजन है इसको हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन। और जो ग्रुपिंग यहाँ पे एक्टिव है क्वाड है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्वाड में कौन कौन से देश है। अब आप इस चीज़ को समझो कि ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका है, इस पूरे के पूरे जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन है, इस वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में चाइना अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो ये ईस्टर्न इलाका है ना, वहाँ पे पूरा का पूरा जो उसका सारा जितना भी डेवलपमेंट है वो इसी रीजन के अंदर है। तो समुद्र के आसपास जो भी आप कह सकते हैं कि अगर कोई देश प्रेजेंट, मान लो यूएस है, यूएस यहाँ प्रेजेंट हो जाए, या जापान तो है ही, तो अगर ये प्रेजेंट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान होगा।
साथ में यहाँ पे उसके पास मलक्का डिलेमा भी है। मलक्का डिलेमा का कंसेप्ट ये है कि जैसे यहाँ से बहुत सारी शिप्स पास होकर जाती हैं अंडमान निकोबार पे, इंडिया प्रेजेंट है, तो जब भी चाहे इस रीजन को ब्लॉक किया जा सकता है। इट इज़ ईजी टू ब्लॉक दिस रीजन, ठीक है। तो अभी आज मैं एक टॉपिक भी आप लोग के लिए क्रिएट करूँगा जिसमें हम लोग समझेंगे रेड सी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको समझेंगे आज, क्योंकि थोड़े बहुत पॉइंट्स आज आए हैं। तो यहाँ पे देखो मलक्का डिलेमा की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि चीन को ये लगता है कि अगर यहाँ से ट्रेड हो रहा है और जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंडिया इसको ब्लॉक कर सकता है अगर एग्रेशन की सिचुएशन आती है। तो इस वजह से क्या है कि वो साउथ चाइना सी में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये रिसोर्स रीजन है और दूसरे देशों के प्रेजेंस को भी इस जगह पे रोक सकता है, रोकना चाहता है चीन कहीं ना कहीं। तो एक तो इसको टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक को प्रपोज किया गया, जो कि क्वाड की ग्रुपिंग जिसमें इंडिया भी है, यूएस भी है, जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन इंडो पैसिफिक को काउंटर करने के लिए चीन क्या कर रहा है, चीन इंडियन ओशन रीजन पे अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। अब अगर आप देखोगे इंडो पैसिफिक जो ग्रुप है, इस ग्रुप में मेजर पावर्स कौन है, यूएसए। इंडिया मतलब है, लेकिन इंडिया का इतना अगर देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुपिंग्स है जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाला जो है, जो कि रिलेटेड है इंडियन ओशन रीजन में कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए। तो जैसे इसमें मालदीव्स भी हो गया, श्रीलंका भी हो गया, बांग्लादेश ऑब्जर्वर हो गया, ये सारे देश जितने भी हैं वो इस रीजन में प्रेजेंट है और इंडिया एक बड़ा पावर है। तो इस केस में क्या है, इंडिया इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपना जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हांस कर सकता है और दूसरे के प्रेजेंस को रिड्यूस कर सकता है और चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन चाइना भी देखो क्या कर रहा है, चाइना कई प्रकार के कॉरिडोर्स बना रहा है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी तरीके से वो इंडियन ओशन रीजन पे भी अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रहा है। मालदीव्स अभी जो है, अभी मालदीव्स में जो सरकार है वो बहुत चाइना सेंट्रिक है, तो इसलिए अभी जो कॉन्क्लेव की मीटिंग हुई थी उसमें मालदीव्स हिस्सा ही नहीं बना, वो चाइना चला गया। तो ये सब डेवलपमेंट्स आपके हो रहा है। तो इंडिया को यही सब आपको बैलेंस करना है, यही सब बैलेंस करना है, इन चीज़ों को देखना है कि एक तरफ इंडो पैसिफिक ग्रुप है, एक तरफ जो है आपका ठीक है, एक तरफ आपका इंडो पैसिफिक का ग्रुप है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ आपके पास ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसमें इंडिया एक मेजर पावर है। तो इंडिया को, इन देशों को साथ में लेके जो इंडियन ओशन रीजन का हिस्सा है, इस रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी देखो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया के हैं वो इस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया था और क्या प्रोग्रेस हुआ है इस चीज़ को देखा गया है। सेफ सिक्योर इंडियन ओशन और स्टेबल, ये शब्द आप याद रखना, सेफ सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन कैसे लाया जाए, इस पर फोकस जो है किया गया है। मॉरिशस, श्रीलंका जो है इसके मेंबर्स हैं। इसके बाद ऑब्जर्वर बांग्लादेश, सेचिलीज है। मालदीव्स जो है वो एब्सेंट था चाइना के प्रेशर से, ये बड़ा एक फैक्टर बनता है। अब डायनेमिक्स बदल रहे हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन 2011 के अंदर है। श्रीलंका और मालदीव्स इसका हिस्सा थे। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स इनिशियली इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया। फिर उसके बाद क्या है, 2004 के बाद से देखा जाए तो टेंशन इंडिया और मालदीव्स के बीच में भी इन्हांस आपका हुआ। 2020 में देखा जाए तो इंडिया ने not only pushed for the revival and institutionalization of the organization, but इंडिया ने काफ़ी इंटरेस्ट भी रखा कि जो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसको एक्सपैंड किया जाए, मॉरिशस, सेचिलीज, बांग्लादेश, इनको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि मालदीव्स का हमेशा थोड़ा सा चेंज रहा है ना। वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक तो जो डेमोग्राफी है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अपना एक अलग रिलीजियस बिलीफ है, इस्लामिक देश है मालदीव्स, तो एक अलग उनका इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ और एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी कई बार ज़्यादा डेवलप वहाँ के अंदर रहता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो इंडिया को चाहिए कि और भी कंट्रीज इसका हिस्सा बने, तो उससे मालदीव्स को भी बैलेंस आपका किया जा सकता है। फिर इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो यहाँ पे आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन, ट्रेड कंटेक्स्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पावर भी है इस रीजन के अंदर, एक ट्रेडिशनल पावर भी इंडिया आपका इस रीजन के अंदर है। तो इस ग्रुपिंग को इंडिया चाहेगा कि कहीं ना कहीं इन्हांस हो और अपना जो भी लीडरशिप है, सिक्योरिटी डायमेंशन है, उसको और इम्प्रूव करे। लीडरशिप की बात करें इस रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया अपने जो रोल है अगर उसको प्रमोट करना है इंडियन ओशन रीजन में, तो कोलंबो जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें मेजर प्लेयर्स तो देखो यूएस और ये सभी हैं, तो वही अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करेंगे और वो चाइना सेंट्रिक है। बट अगर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को स्ट्रॉन्ग किया जाए और इंडिया का से हायर होगा, तो इंडिया अपने लीडरशिप रोल को इन्हांस करके इन
देशों के साथ मिलकर इस रीजन के विकास और सेफ, सिक्योर और स्टेबल रीजन जो है वो आपका बना सकता है। क्योंकि देखो जितने भी देश हैं ना, दूसरे जो भी इस रीजन में देश हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को भी करें, पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को भी टैकल करें, पायरेसी के प्रॉब्लम को भी टैकल करें, दूसरे देश अगर कब्जा कर रहा है उसको भी टैकल करें, तो उन्हें भी कोई एक बड़े पावर की ज़रूरत आपका बन जाती है। फिर चाइना की बात करें तो चाइना लगातार इस रीजन में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। एक तो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसका एक और है, उसके तहत वो मैरीटाइम रूट भी डेवलप कर रहा है, समुद्री रास्ते भी डेवलप कर रहा है, वो इंडियन ओशन के रास्ते ही जा रहा है। जैसे हम्बन टोटा पोर्ट है, वहाँ पे उसका प्रेजेंस है, मालदीव्स में अब उसका प्रेजेंस हो गया। धीरे धीरे इन जगहों पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाते हुए वो इंडियन ओशन रीजन पे काफ़ी अधिक फोकस जो है वो कर रहा है, क्योंकि उसको भी ये पता है कि ये रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंडियन ओशन रीजन उसके स्ट्रेटजिक पॉलिसी का चाइना के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है चाइना के लिए। सो इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू काउंटर प्रिवेलिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि कई ऐसे जो देश हैं, जैसे इंडिया के लिए जो चैलेंजिंग टास्क बनता है कि कई ऐसे देश हैं जो, जैसे मालदीव से ले लो, श्रीलंका ले लो, ये जो देश छोटे देश हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में इतना अच्छा है नहीं स्थिति, तो वो दोनों से बार्गेनिंग रखते हैं। और वो उनका ही मानना है, वो ये कहते हैं इंडिया को, देखो आप उसको चाइना को थ्रेट मानते हो, हम तो थ्रेट नहीं मानते, हमें जो बेनिफिट होगा उस बेनिफिट को हम लोग डिराइव जो है वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखना है कि चाइना को भी काउंटर करना है। मेजर जो पिलर्स रखे गए हैं, ये पूछा जा सकता है मेंस के अंदर भी, मेजर जो पिलर हैं आपके जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के, तो एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, समुद्री सिक्योरिटी, उसके बाद टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन रोकना, जो एक से दूसरे देश में ट्रांसनेशनल क्राइम में है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसको रोकना, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंट जो उनको प्रोटेक्ट करना, और डिजास्टर में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो आपका फोकस करना, ये सब चीज़ें जो है रखा गया है। इंडिया की बात करें, इंडिया होप्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड थ्रेट फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड कंटिन्यू ए प्रिफर्ड पार्टनर फॉर द इंडियन ओशन स्टेट्स। इंडियन ओशन स्टेट्स की अगर बात करें, इंडियन ओशन रीजन की बात करें, तो इंडिया क्योंकि एक बड़ा पावर है कंपेयर टू द अदर स्मॉल कंट्रीज, तो इंडिया चाहेगा कि वो अपने लीडरशिप रोल को कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्हांस करता रहे। और कई सारे लेवल पे, जैसे कोलंबो जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव उसने कार्य भी किया, टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग पे इन्वेस्टिगेशन करना, ट्रैफिकिंग रोकना, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, मैराइन पॉल्यूशन, मैरीटाइम लॉ, कोस्टल सिक्योरिटी, इन एरियाज में 2021 में काम किया गया था। 2022 में जो मतलब ओशनोग्राफर और हाइड्रोग्राफर से रिलेटेड जो आपकी पॉलिसी है उसको भी सामने लेकर आया गया था। तो ओशनोग्राफर, हाइड्रोग्राफर का काम क्या होता है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं समुद्र में उस पर नज़र रखना, क्योंकि जो भी बदलाव होंगे वो वहाँ के क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में भी बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो भी हैं वो समुद्री कंडीशंस पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। जो समुद्री कंडीशंस हैं उन पर भी काफ़ी अधिक निर्भर करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अप पैकिंग द फर्स्ट एवर कॉप हेल्थ डे। देखो ये टॉपिक जो है आपको नोट करना है, दैट इज़ हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ये टॉपिक जो आपको नोट करना है दैट इज़ हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। इस पर हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, बट थोड़े 2-4 पॉइंट्स और देख लेते हैं। हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, तो इस पर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रखे हैं। 2-3 पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, बट कुछ नए पॉइंट्स इसके अंदर है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पहली बार जो दिसंबर 3 है उसे वो इनॉग्रल हेल्थ डे है COP28 का, और उसमें फिर ये चीज़ हाईलाइट, क्योंकि वो दुबई में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और यूएई डिक्लेरेशन जो आई उसमें भी ये चीज़ हाईलाइट की गई थी कि हेल्थ बहुत अधिक निर्भर करता है क्लाइमेट चेंज पर। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर क्लाइमेट चेंज के रूट कॉज को देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल यूज़ एक बड़ा है, और फॉसिल फ्यूल की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बढ़ता है। तो हेल्थ और क्लाइमेट चेंज को जब साथ में इक्वेट किया गया तो ये कहा गया कि फॉसिल फ्यूल के धीरे धीरे फेस आउट करना ज़रूरी बन जाता है। तो ये एक है, ऑल्दो इंडिया ने ज़रूर से इसमें कहा है, क्योंकि इंडिया एकदम से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे अगर हम ट्रांजिशनल एनर्जी, या फिर कमेंट सेक्शन बताओ एक एग्जांपल बताओ ट्रांजिशनल एनर्जी क्या होती है, तो हम ट्रांजिशनल एनर्जी फिर उसका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाएंगे, बट उसमें समय लगेगा, हमें अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो हम एकदम से ऐसा फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आपका जो भी डिसीजंस है, मतलब जितने भी सारे अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल्स आए, ये जो मीट आपकी हुई है हेल्थ डे के अंदर, डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। और यूएई
कि जो लाइक यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फिर COP28 प्रेसिडेंसी, WHO, फिर कुछ देश हैं वो साथ में मिलके दे हैव फोकस्ड ऑन दिस पार्ट कि हेल्थ और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हेल्थ पर, मतलब हेल्थ पर पड़ रहा है, और इसको अगर हमने नहीं मीट किया तो फिर एक चैलेंज अपना होगा। इसके लिए हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी चीज़ें हैं जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव करे उसे हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड इंडिया हैज़ बीन डिज़ास्टर, मतलब अगर डिज़ास्टर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया हैज़ सीन डिज़ास्टर नियरली एवरी डे इन द फर्स्ट 9th month ऑफ द ईयर। हर साल में हर दिन, मतलब 9 महीने अगर स्टार्टिंग के देखे जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिज़ास्टर आपका होता है, जिसमें हीट वेव, कोल्ड वेव्स, साइक्लोन्स, लाइटनिंग, हैवी रेन, फ्लड, लैंडस्लाइड, ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ होता ही रहता है और इनका इम्पैक्ट हेल्थ पर भी पड़ता है। और इसमें देखो लगभग 2923 ह्यूमन लाइफ्स, 1.84 मिलियन हेक्टेयर जो क्रॉप एरिया डिस्ट्रॉय हुआ है, ओवर 80,563 हाउसेस, और लगभग 92,519 लाइफ स्टॉक की डेथ हुई है। सो ये थोड़ा फैक्ट आप नोट कर सकते हो, आप हाईलाइट जो है कर सकते हो। तो 4.5% जो देश का जीडीपी है वो अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट वेव्स, ह्यूमिडिटी, और है ना, ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑन लेबर आवर्स। जैसे अब इसमें ये भी कहा है कि 4.5% जो कंट्री का जीडीपी है दैट विल बी अफेक्टेड, और जैसे जिस तरीके से हीट और ह्यूमिडिटी हो रही है उससे जो वर्किंग आवर्स है दैट विल बी अफेक्टेड, हमारी प्रोडक्टिविटी, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर भी पड़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, इसकी वजह से भी काफ़ी सारी डेथ होंगी, प्रीमेच्योर डेथ होंगी, ये सब चीज़, मलेरिया, मैल न्यूट्रिशन, डायरिया जैसी बीमारियाँ बढ़ेंगी, ज़्यादा बारिश हो रही है, मच्छर बढ़ रहे हैं, तो इनसे भी कई हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, 10 नंबर में आपको लिखना, आकलन सीरीज में आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो। कल मैंने क्रिस्पस CS9 वाला क्वेश्चन चेक किया, एक सेट चेक करने में 3 घंटे के ऊपर समय लग जाता है। ठीक है, तो आप आंसर पोस्ट करते रहो, धीरे धीरे मैं चेक कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जीडीपी ग्रोथ ओनली, डिस्कस करना है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। अगर आप अपना आंसर इवेलुएट करना चाहते हैं तो सौरभ पांडे CSC ऐप में आकलन सीरीज ज्वाइन करें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है तो इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी से बैच 2 आ रहा है, तो आज मैं एक ऑफर भी एक्टिव कर दूंगा, 20% ऑफ मिलेगा आप लोग को, जरूर से इसका हिस्सा बने। एग्रीकल्चर ऑप्शनल मिस नहीं करना है। ठीक है, एक तारीख से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम आपका है, इसका डिटेल मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है। आपको मेल करना है मुझे, ये सारी जानकारियां मुझे देनी है जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, तो ये सारी जानकारियां मुझे इस मेल करना है, इंक्लूडिंग द रिसिप्ट। जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो एक रिसिप्ट आपको जनरेट होती है, उसके साथ मुझे सारी जानकारी प्रोवाइड करनी, स्पेसिफिकली आपका अटेम्प्ट कौन सा है, GS और CSET में क्या स्कोर था, जिससे मैं स्पेसिफिक आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन दे सकूँ कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। सो आई विल बी योर मेंटर। तो अब आप ट्रस्ट इतना करोगे तो मैं भी फिर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकता हूँ। और जो भी प्राइसिंग है वो पूरे प्रीलिम्स तक है, और पर मंथ कॉस्ट देखो 300-400 रुपये है, तो ठीक है 300-400 रुपये पर मंथ कॉस्ट है। अब इतनी तो वैल्यूएशन आप मेरी लगा ही सकते हो। ठीक है, तो ये कोई अब अगर आप अपना आंसर सेंड करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप आंसर सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे आज। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।